हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। इसका डिटेल से डिस्कशन देखेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल पर अब चल रहा है डेली क्यूज, और डेली क्यूज में ही हमने करंट अफेयर और साथ ही बिहार स्पेशल करंट अफेयर को इंक्लूड कर दिया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 12 पहले देखेंगे, फिर 13 को डिस्कस करेंगे। आज 12 और 13 को ही डिस्कस करके छोड़ेंगे। तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो पहला पॉइंट है भारत सरकार एवं संसद, ये राज्य के अंतर्गत आता है। प्रत्येक राज्य सरकार और एवं विधानमंडल ये आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब और भी है राज्य के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय के अनुसार वैसे निजी निकाय या एजेंसी शामिल होते हैं जो राज्य के लिए अपनी संस्था चला रहे हैं और राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी संस्था भी राज्य के अंतर्गत ही माना जाता है। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार के बारे में कहा जाए तो मौलिक अधिकार जो है ना, लोगों को मिलता है राज्य के विरुद्ध में मिलता है। ठीक है ना, राज्य के अपोजिट में मिलता है, तो राज्य के विरुद्ध में मिलता है। यही कारण है कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में प्रावधान किया गया है। तो क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण करेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है ना। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार के बारे में हमने देख लिया अनुच्छेद 12 में जो पॉइंट था। अब अनुच्छेद 13 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या है, इसको भी डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 13 को डिटेल से देखते हैं तो इसका मेन पॉइंट है अनुच्छेद 13 का मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकार से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसमें हम 4 देखेंगे। अनुच्छेद 13 का 1 क्या है, पहले इसका डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 13 का 1 ये क्या है? तो संविधान लागू होने के पूर्व जो विधियां लागू था उससे मौलिक अधिकार असंगत हो जाए तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? मान लेते हैं मौलिक अधिकार से पहले जो विधि लागू था तो मौलिक अधिकार से जितना भाग असंगत होगा सिर्फ उसी भाग को हटा दिया जाता है, बाकी को लागू रहने दिया जाता है। इसी पर एक सिद्धांत आया था जिसका नाम है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो जो हमने बोला है बस वही बात को फिर से बोलना होगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियर एबिलिटी इसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? मतलब कि कोई अधिनियम जो है मौलिक अधिकार से संगत है, उस स्थिति में उस कानून का क्या होगा, पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या कुछ भाग हटाया जाएगा। तो इसके बारे में बस वही बात फिर से बोलना होगा कि संविधान लागू होने के पहले जो कानून हैं मौलिक अधिकार से असंगत होते हैं, तो बस उतना ही भाग को निकाला जाएगा जितना भाग मौलिक अधिकार से असंगत है।
ठीक है ना। और संविधान का जो मूल्य उद्देश्य है या फिर विधानमंडल का जो निकाय है उसको समाप्त किए बिना सिर्फ उसी भाग को हटाया जाना चाहिए जो भाग मौलिक अधिकार से असंबंधित है या असंगत है। तो ये हो गया पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसी पे एक और सिद्धांत इसी प्रकार का है, आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है ना, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, जिसको बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, है ना। ग्रहण का मीनिंग तो यही होता है। तो इसमें भी वही देखेंगे, अनुच्छेद 13 के 1 में जो कहा गया है कि संविधान पूर्व लागू होने वाले जो भी विधि था, नियम था, तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो इसके साथ यही किया जाएगा कि जो मूल अधिकार से असंगत है उसको आच्छादित कर लिया जाएगा, मतलब उसको अपने में मिला लिया जाएगा। इक्लिप्स एक तरह से ग्रहण समझिए कि उसको अपने में आच्छादित किया जाएगा, यानी दूसरे कानून मौलिक अधिकार के साथ वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें और कुछ पॉइंट ये रखा गया है कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो डिटेल्स ये देखना है कि मौलिक अधिकार से संविधान लागू होने के पूर्व जो विधि लागू थे यथावत वो लागू रहेंगे यदि मौलिक अधिकार उसमें मौलिक अधिकार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी मौलिक अधिकार से वो असंगत नहीं है तो वो लागू रहेगा, ठीक है, यानी कि हाँ इस सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन हो जाए और संविधान के पूर्व, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट देखना है कि मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन हो जाए और संविधान के पूर्व जो नियम लागू हुए थे, ठीक है ना, हाँ मौलिक अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए कि विरोध खत्म हो जाए, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में ऐसा संशोधन कर दिया जाए कि कानून जो पहले लागू था संविधान लागू होने के पहले, ठीक है ना, तो वो उसका जो आच्छादन है वो खत्म हो जाता है और फिर से वो जो कानून पहले का था और मौलिक अधिकार से उसका तो विरोध खत्म हो गया, तो दोबारा वो पारित नहीं करना पड़ेगा, वो यथावत फिर चलता रहेगा। आच्छादन जब तक हो गया था वो कानून समाप्त हो गया था, लेकिन जैसे ही आच्छादन खत्म हुआ, मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो मौलिक अधिकार में हमने पढ़ लिया पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिएबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब है कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकार को त्याग दे, यदि वो चाहेगा तो भी त्याग नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अमेरिकी नागरिक अपना मौलिक अधिकार त्यागना चाहे तो वो त्याग सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं दिया गया कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को त्याग सकता है कि नहीं त्याग सकता है। तो कोई व्यक्ति भारत में मौलिक अधिकार को नहीं त्याग सकता था, इसके पीछे का मत था सर्वोच्च न्यायालय का या फिर संविधान में जो भी संविधान निर्माता थे। ऐसे उच्चतम न्यायालय के बारे में ही कहा गया है कि भारत के न्यायालय का विचार यह था कि अधिकांश भारतीय जनसंख्या जो है निरक्षर है या फिर गरीब है, इसके कारण उनमें जागरूकता और ज्ञान का अभाव है और इस जागरूकता और ज्ञान के अभाव के कारण कुछ स्वार्थी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कारण से नागरिक यहाँ पे मौलिक अधिकार का परित्याग का सिद्धांत जोखिमपूर्ण शामिल हो सकता है। तो इस अर्थ में अब ये कहा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय जो भारत का है वो क्या करता है, राज्य से तो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता ही है, खुद जनता से ही जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है ना। राज्य से मौलिक अधिकार की रक्षा तो उच्चतम न्यायालय करता ही है, खुद जनता के अधिकार को जनता से ही सुरक्षित रखता है, ठीक है। ये हो गया कुछ बातें। अब हम देखेंगे अनुच्छेद, ये हमारा 1 का डिस्कशन अभी चल रहा था। अब देखेंगे अनुच्छेद 13 का 2, ठीक है, ये 13 का 1 था। अच्छा, 13 का 2 में क्या किया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिसके कारण उसके मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सके या अल्प किया जा सके। इस स्थिति में क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय आएगा और उसको संरक्षण प्रदान करेगा, उसको चेक करेगा कि कानून बेहतर है कि नहीं है। यदि मौलिक अधिकार से उसमें टकराव होगा तो उस कानून को वो क्या कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा, इनवैलिड घोषित कर देगा। ये है प्रावधान। ये हो गया 13 का 2। अब 13 का अनुच्छेद
अनुच्छेद 13 का 3 क्या कहता है? 13 का 3 है ना, तो अनुच्छेद 13 के 3 में विधि को परिभाषित किया गया है कि विधि क्या होता है। ठीक है, तो विधि क्या क्या होता है? तो संसद अथवा, इसमें 4 पॉइंट को डिस्कशन किया गया। संसद अथवा राज्य सरकार द्वारा पारित कानून, ठीक है, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून, या फिर और दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं राष्ट्रपति, बोल ही देते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। ठीक है, तीसरा पॉइंट है शासकीय आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये तीसरा पॉइंट में रखिए। ये सारे भी कानून के रूप में ही आते हैं। चौथा कुछ है कि विधि का बल रखने वाला रूढ़ियाँ या एवं प्रथाएं, यानी कुछ ऐसी मान्यता भारत में चलते आ रहा है जो कानून के रूप में यूज हो सकता है। तो बोल रहा है विधि का बल रखने वाला मान्यताएं या कुछ रूढ़ियां हैं, वो भी विधि के अंतर्गत माना जाएगा। ये अनुच्छेद 13 का 3 है। हम शुरू से चल रहे हैं अनुच्छेद 1 से लेकर सारे में, ठीक है ना, पीछे के क्लास में, तो ये याद करते जाइएगा। अनुच्छेद 13 का 3 हो गया। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अनुच्छेद 13 का 4 में चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसको जोड़ा गया इस उपबंध को कब? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 13 के उपबंध जो भी हैं, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संवैधानिक संशोधन किया जाएगा उस पे लागू नहीं होता है। ये हमारा अनुच्छेद 13 के 4 कह रहा है। तो आज का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे अगले बार, थोड़ा सा पढ़ेंगे मूल अधिकारों के संशोधनीयता के बारे में, और फिर समता के अधिकार 14 से 18 तक पढ़ेंगे। लेकिन 14 से 18 थोड़ा लंबा है, तो हो सकता है इसको मैं 2 वीडियो में लेकर आऊँ। ठीक है ना, आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।